Let's explore the important topic of grievance redressal in cooperative housing societies. So our second speaker, Mr. Mohammad Afzal, brings a wealth of experience in resolving these issues. He's a tireless social and civic activist. Mr. Afzal has been instrumental in empowering citizens and promoting justice for over 44 years. Today he will be speaking on grievances in cooperative housing societies, understanding protocols and solutions. Let's give a big round of applause to welcome Mr. Afzal. Who is the speaker in the second half. We are the two people who have been representing in the MCGM Apex Committee for a very, very, very long time, almost about 2 decades. And there are certain practicalities that we need to adopt. We need to apply our mind when we are wanting to address a grievance. As you very well know, that the managing committee, majority of them do not have knowledge about the law, bylaw, rules of the society. And I always tell them, the moment you keep aside your ego, I think so 90% of the problem will be solved. The same thing I also say, that if you set aside your ego, this goes for the members as well as the managing committee. अगर आपने अपना ईगो को साइड में रखा तो मेरे ख्याल से जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है उनकी जो आप दुकान बोल दीजिए या उनको ऑफिस बोल दीजिए, उनके पास कोई कंप्लेन जाएगी नहीं और उनकी दुकान बंद हो जाएगी. तो हमें कोई भी ग्रीवियंस को लेके वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. वी आर टुडे, हमारे पास गूगल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वी कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. कहाँ पे कैसे करना है, all these things, then you file in a proper manner with a proper approach, and I'm sure you will get good results. जैसे कि आप जानते हैं कि in the AGM and SGM 2 divisions हो जाते हैं, एक कमेटी के तरफ से और एक मेंबर के तरफ से. कमेटी वाले ये सोचेंगे कि जो मेंबर के ग्रुप में से अगर किसी ने आवाज़ किया तो उसको कैसे चुप करवाना है, और मेंबर अगर कुछ कहता है तो कमेटी वाले दे रेज देयर वॉइस, दे समटाइम कम टू ब्लोज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द मेन इशू इज टू डिस्कस थिंग्स इन द AGM एंड SGM बाय कीपिंग योर वॉल्यूम लो. आप how your approach is very, very important, your body language is very important, and you need to be polite. This doesn't mean you have to be firm on what you want to say. तो अगर आपको कोई भी चीज़ है, अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, तो आप अपनी आवाज़ को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभालते हुए यू कैन डिस्कस विद द मैनेजिंग कमिटी इन द AGM or SGM, and they are duty bound to reply to you and to clarify whatever doubts that you have. If we talk about complaint, आपको मालूम है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में दुनिया भर के कंप्लेंट्स होते हैं. इंक्रोचमेंट का कंप्लेन होता है, तो आपका ट्री का होता है, तो पानी का हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का होता है. What I have observed in so many years, that what people do is they draft one complaint letter and they put all the points. ट्री का भी उसमें डालते हैं, वाटर का भी, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का भी उसमें डालते हैं, मेंटेनेंस का भी डिपार्टमेंट में डालते हैं, और अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन है तो वो भी अपना SWD केस में डालते हैं. सारे चीज़ें एक ही लेटर में वो मेंशन करते हैं. तो क्या हो जाता है कि आपका जो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो रिड्रेस हो जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट इज पुट इन द डस्टबिन. सो व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज, बिफोर यू हैव एनी इशू, पहले आप रिसर्च करिए. आपके पास गूगल का माध्यम है, आप उससे रिसर्च करिए. ये पर्टिकुलर इशू है, ये किसको रिलेट करता है, पार्किंग इशू किसको रिलेट करता है, आपका अगर ट्री का मसला है तो वो किसको रिले करता है, अगर गार्बेज है तो द एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इज देयर. सो आप अगर ये आइडेंटिफाई करें कि आपका ये
डिपार्टमेंट, तो आप सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करिए. दैट्स हाउ यू विल गेट रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवियंसेस. लोकशाही दिन में भी हमने देखा है, यू सी देयर इज अ रूल. आपने लोकल वार्ड में कंप्लेन किया, वहाँ पे आपको रिड्रेसल नहीं मिला, यू अटेंड द लोकशाही दिन ऑफ द लोकल वार्ड. देयर आफ्टर यू कैन गो इन टू द लोकशाही दिन एट द BMC हेडक्वार्टर. वहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व किया है कि देखिए आपको सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं, 5 से 7 मिनट मिलता है आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का. तो अक्सर हमने ये नोटिस किया है कि जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, सिटीजन्स जो है वो क्या करते हैं, वो सारे चीज़ों को एक चीज़ में मिक्स करके और वो लोकशाही दिन में वो पर्टिकुलर चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और दे ट्राई टू दे जंबल अप विथ ऑल द अदर कंप्लेंट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज़, जब आप लोकशाही दिन में जाते हैं तो अब जैसा BMC के हेडक्वार्टर में है तो उनका लॉ ऑफिसर भी रहता है, उनका वार्ड ऑफिसर भी रहता है, वो आपका DMC भी वहाँ पे रहते हैं, उनके बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं. तो व्हाट आई वुड एडवाइज यू कि आप यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि अगर आप एक पर्टिकुलर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं तो आप उसी पे फोकस करिए. आप उसके अंदर वो ट्री का हो या पानी का पाइपलाइन का मसला हो, इसको इंक्लूड ना करें. देन यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम द BMC. हमने ये भी पाया है कि जब इलीगल एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस जो होते हैं और अगर आपने कंप्लेन किया बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को और बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट को, तो देर इज अ थंब रूल विच मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल सिटीजन्स आर नॉट अवेयर. जिस बिल्डिंग में OC नहीं है, वार्ड कैन नॉट टेक एक्शन. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप अगर आपके बिल्डिंग में OC नहीं है तो आप एक एडिशन एंड ऑल्टरेशन का या मोबाइल टावर का बोलिए, आप अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में भी करिए, एट द सेम टाइम आप बिल्डिंग प्रपोजल में भी करिए. जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है, जिन बिल्डिंगों में OC नहीं है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री एंड लोकल वार्ड कैन नॉट टेक एक्शन. व्हाट दे विल डू इज, वो आपका 1 साल तक आपका टाइम बर्बाद करेंगे और उसके बाद दे विल से कि भाई ये मैटर हम नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, यू विल हैव टू अप्रोच द बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट. तो क्या होता है कि आपका साल 1.5 साल वहीं पे वेस्ट हो जाता है. देन द इंटायर थिंग स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. आप बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो अल्टीमेटली वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को ही अपॉइंट करते हैं कि भाई यू हैव टू टेक एक्शन. दे डायरेक्ट द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री टू टेक एप्लीकेशन एंड दे टेक नेसेसरी एक्शन. अब अगर समझो एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन को लेके बिल्डिंग एंड फैक्ट्री ने नोटिस इशू किए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सारे ऑफिशियल्स मिले हुए रहते हैं, उनका जो मुकादम है, जो एक्चुअल जाके नोटिस जो पेश करता है, और बहुत सारे जो लोग उसमें असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जाके मतलब यानी कोई एक्शन लेते नहीं है. इनफैक्ट अपने तरफ से जो अपना ऑपोजिशन है उनको रास्ता बताते हैं कि भैया आप इस तरीके से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं. तो क्या हो जाता है कि पहले तो वो आप उनको स्टॉप वर्क नोटिस इशू करवाते हैं. स्टॉप वर्क नोटिस इशू करने के बाद फिर वो दूसरा नोटिस इशू करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्लीज़ रेक्टिफाई योर डिफेक्ट एज पर द बिल्डिंग अप्रूव प्लान. और उसके बाद भी अगर वो पर्सन अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता है, रिस्टोर नहीं करता है वो इलीगैलिटी को, देन दे फाइल अ केस इन द MRTP अंडर द MRTP एक्ट इन द BMC कोर्ट. अब यहाँ पे BMC कोर्ट में ये बदमाशी इन लोग क्या करते हैं, पर्पसली कंप्लेनेंट का नाम डालते ही नहीं है एज अ कंप्लेनेंट,
और एज अ विटनेस। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो कंप्लेनेंट है ही हैज गॉट एब्सोल्युटली नो से राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। तो यहां पर हमने देखा है कि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात आती है, एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन की बात आती है, अमेलगमेशन ऑफ रिमूविंग द सेंटर वॉल ऑफ 2 फ्लैट्स, तो ऐसे में क्या करते हैं, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले नोटिस देते हैं कंप्लेनेंट को और उनको अलग से समझाते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप वुडन पार्टीशन बना दो, वुडन पार्टीशन बना के पेंट कर दो, उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं, फोटोग्राफ लेने के बाद वो कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो जो पार्टीशन है उसको रिमूव कर देते हैं, एंड द पर्सन इज एंजॉइंग जो भी इलीगैलिटी उन्होंने किया है, ही एंजॉयज दैट। बट यहां पर द मेन इशू इज द कंप्लेनेंट हैज गॉट नो से, तो ही कैन नॉट गो बैक टू द कोर्ट एंड से कि भैया इन्होंने तो बस सिर्फ फोटोग्राफ करके पार्टीशन बीच का निकाल दिया। तो वन हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर, वन हैज टू मेक श्योर कि आप ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को बोलें कि जब आप MRTP का केस दायर कर रहे हैं तो शो मी एज अ कंप्लेनेंट और एज अ विटनेस। तो क्या हो जाएगा, आपका से होगा तो यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू द कोर्ट एंड यू कैन प्रेजेंट योर एविडेंसेस। इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके जैसा कैसा होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां तक मोबाइल टावर्स का सवाल है, द TRAI डज नॉट गिव एनी NOC फॉर अ मोबाइल टावर। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा, आपको ये सोसाइटी से देखना होगा कि वेदर द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड फॉर और अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द मोबाइल टावर्स। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँ, यारी रोड पे एक इंस्टेंस हुआ था जिसमें मैंने इट वॉज अ बिग कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑलमोस्ट 9 बिल्डिंग्स। वहाँ पर मैंने एक्शन लिया था और टेरेस के ऊपर उन्होंने करीबन इंटायर कॉम्प्लेक्स में जितने 9 बिल्डिंग्स थे सबके ऊपर मोबाइल टावर्स थे, और वहाँ पर उन्होंने कैबिन्स भी इंस्टॉल किए थे विच वर ऑलमोस्ट अबाउट 200 to 300 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट इन ईच बिल्डिंग। और ग्राउंड फ्लोर पे भी उन्होंने, सोसाइटी ने उनको कैबिन दिया हुआ था टाटा डोकोमो को, दैट वाज कमिंग अराउंड 250 स्क्वायर फीट विद इन द कंपाउंड। तो व्हेन आई वेंट टू द टाटा डोकोमो ऑफिस इन अनिक डिपो, वहाँ पे तो उनको ऐसा लगा कि भाई रेड हो गई हैं, एंड आई समहाउ they surrendered and they gave me the agreement between the secretary between the society and Tata Docomo. तो आपको क्या है, you need to do a lot of homework, you need to deliberate upon those points and move forward before you file a complaint. क्या हो जाता है, अगर एडिशन एंड ऑल्टरेशन का भी अगर आप कंप्लेन फाइल करते हैं, वो आपको डिपार्टमेंट इतना थका देगी कि आप विड्रॉ हो जाओ। दैट इज वॉट दे वॉन्ट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि दे शुड फील दैट यू आर नॉट गोइंग टू बैक आउट। तो बिफोर यू फाइल अ कंप्लेन, आप सबसे पहला तो जो बिल्डिंग का जो अप्रूव प्लान है वो आप पहले आप ले लीजिए। बिकॉज क्या होता है कि साल 1.5 साल पास होने के बाद एंड में वो कहते हैं कि भैया आप मुझे प्लान लेके आके दो। You are the BMC, you are the authority. आपका जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री है, बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर पब्लिक अथॉरिटी। तो यू शुड बी इंटरनली आस्किंग देम टू गेट द अप्रूव प्लान। तो 1.5 साल होने के बाद आप जब RTI फाइल करते हैं तो आज के तारीख में आप समझ लीजिए कि साल भी लग सकता है। अगर उन्होंने आपको 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो you go in for a appeal. When you go in for a appeal, they give you another 45 days, 30 to 45 days. But 45 days में अगर वो आपको information देते हैं तो they should justify the delay. और बहुत बार
इन पर्टिकुलर इश्यूज को लेके, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेके, तो क्या हो जाता है कि व्हेन यू फाइल अ सेकेंड अपील, इट टेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 2 years or 2.5 years, लुकिंग इनटू द फैक्ट दैट आज का जो पेंडेंसी रेट इज वेरी हाई। तो हमने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑन गुड विद दैट। देयर इज एन एक्ट, आपको मालूम है, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 54 डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 76 it defines कि how public documents has to be given in a time bound period, and it is mandatory on the part of any public authority that any citizens who ask for it can inspect the documents and get a copy of it. तो वो जो अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, it has been replaced by भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उसमें मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन रिटेन, बट सेक्शंस जो नंबर है वो चेंज हो गए। जैसा कि 76 को उन्होंने 75 बना दिया है ऑफ द BSN 2023। तो अभी लास्ट वीक ही मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है। दिस वॉज अ मैटर ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जहाँ पे एवरी मैनेजिंग कमिटी और द ऑडिटर हैज़ टू मैंडेटरीली सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिटर्न्स टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, एंड इट इज़ टोटली मैंडेटरी। जैसा कि आपका फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 28, फॉर्म O, फॉर्म Y, एंड आपका ऑडिट रिटर्न्स, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिटर्न्स। क्या हो जाता है कि जब सोसाइटी आपको AGM से पहले जब नोटिस इशू करती है और वो जब बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करती है, फॉर द सिंपल रीज़न, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि डॉक्यूमेंट फॉर्म नंबर Y, it lists down all the details what documents are required to be submitted in the returns to the deputy registrar. रेक्टिफिकेशन जो रिपोर्ट है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जैसा कि आपका AGM होता है, और AGM के 15 डेज के अंदर जब फर्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होती है, तो उनको ड्राफ्ट मिनट्स जो है उनको पास करना पड़ता है, और वो पास करने के पश्चात 15 डेज के अंदर सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ता है। व्हाट दिस पीपल दे डू इज, द मैनेजिंग कमिटी ये नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं, बट क्या है, दे हैव टू फिजिकली सर्कुलेट ऑल दीज थिंग्स टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। Displaying it on the notice board of the society is not a substitute for physical documents to be given to each and every member. तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना है मेंबर को, तो आप स्ट्रेट अवे अंडर सेक्शन 79 द कमिटी कैन बी डिस्क्वालीफाइड। अगर उन्होंने रिटर्न्स टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया है, या अगर उन्होंने किया है इनकम्प्लीट किया है, तो सेक्शन 35(5) एंड 75 ऑफ द BSN जो है, नया एक्ट जो है, वो उसके तहत स्ट्रेट अवे दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े शांति से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके इशू क्या है, कौन से अथॉरिटी को आपको अप्रोच करना है। क्या हो जाता है कि यहाँ पर आप अगर समझो कंप्लेन करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, आप उसको कई लोगों को लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं, उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर जैसा कि झाड़ का मसला है, तो इट इज़ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द BMC दैट टेक्स केयर ऑफ इट। अगर पानी का प्रॉब्लम है BMC वाटर का,
तो इट इज़ दी हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट। तो जैसे जैसे मतलब यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन टेक अ गुड अप्रोच। और वहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट में हियरिंग में भी जाते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज के बी वेरी पोलाइट, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, डोंट रेज योर वॉइस, बट बी वेरी फर्म विथ व्हाट यू वांट। यहाँ पर आई जस्ट टेक अ ब्रेक और मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताऊंगा। एपेक्स कमेटी में भी जब हम अपना 24 वॉट का 99.9% जो इश्यूज होते थे आई यूज्ड टू टेक अप इन ऑल द 24 वार्ड्स। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग में उन्होंने बैल्कनी को एक्सटेंड किया है विथ स्टील रॉड्स, यानी करीबन 4 फीट भार लिया था उन्होंने, और बहुत सारे वायलेशंस थे। तो क्या हो जाता है कि जब आप कोई भी मसले को आप उठाते हो तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके इश्यूज क्या है, व्हाट आर द वायलेशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 7 वायलेशंस जो हैं ये मैंने बताए हैं, और आपको इश्यूज भी बताना है। और जैसे कि एपेक्स कमेटी में अगर हम कोई टॉपिक को लेके डिस्कशन करते हैं, कोई इश्यू को लेके डिस्कशन करते हैं, तो वी जस्ट डोंट ओनली कंप्लेन बट वी ऑल्सो ऑफर अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिस इज, यू सी दिस बैल्कनी, ये पूरा बिल्डिंग का जो एलिवेशन है उसको खराब कर रहा है। इट इज कमिंग आउट ऑलमोस्ट अबाउट 3 to 4 feet इन डेप्थ, एंड उसका जो लेंथ है इट्स ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 10 feet। तो ये सारे इश्यूज थे, इसको हमने एड्रेस किया। एंड आप रिसर्च करिए, कोई भी कंप्लेन को लेके रिसर्च करिए, कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है और कौन से सेक्शन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिसर्च करके देन यू पेन इट डाउन। ये जैसे कि एपेक्स कमेटी में आई वॉज द ओनली पर्सन हु, आपको मालूम है वी हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस थर्मोप्लास्टिक पेंट ज़ीब्रा क्रॉसिंग को। और पहले क्या होता था कि लाइम बेस पेंट वो यूज़ करते थे, और वो लाइम बेस यूज़ करने के बाद 1 महीने के अंदर ही वो उड़ जाता था। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन थर्मोप्लास्टिक पेंट्स, वो भी हमने कई सालों तक हमने डिस्कस किया है। माई सेल्फ, मिस्टर शेनॉय, हमने डिस्कस किया अपना, वी रेज द इशू इन द एपेक्स कमेटी। एंड देन फाइनली आई केम आउट विद दिस। ये जो पेवर ब्लॉक्स है, इट इज़, अभी तो ये कलर दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज़ वाइट इन कलर। So instead of applying those paint, I had put a proposal that if we put these paver blocks, तो वो पेंट कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक ही वाइट है। आप समझे? These are some of the issues like convex mirror जो है बैंड्रा रिक्लेमेशन के तरफ। आपको मालूम है संपत जी जो बता रहे थे स्टैक पार्किंग को लेके, देयर इज आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर स्टैक पार्किंग। अब स्टैक पार्किंग को लेके क्या हो जाता है, स्पेशली अगर आप रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं या आप कोई नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बिल्डर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको कौन सा स्लॉट आपको अलॉट करने वाला है। तो क्या हो जाता है उसमें कि हमने बहुत बार देखा है कि जब पोजेशन लेटर आपको मिलता है उसी वक्त वो आपको पार्किंग का अलॉट नंबर देते हैं, और ये पाया गया है कि गाड़ी के बदले में जो स्लॉट आपको दिया गया है वो स्कूटर ही आ सकती है उसमें। तो ये आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। इसके ऊपर मैंने करीबन 2 घंटे का वीडियो बनाया है यूट्यूब में, I'll share the link with you if you want, कि when you are going to purchase a flat and going to the builder's office, तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो जाता है
कि जो पार्किंग का जो बेस है उसका एक पर्टिकुलर आप पैरामीटर होता है, वो बेस का थिकनेस ऑफ गेज का जो होता है। सेकेंड चीज़, आपके पास मारुति गाड़ी हो सकती है, आपके पास मिड साइज गाड़ी हो सकती है, आपके पास बड़ी अपना फॉर्च्यूनर हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने शुरू में आपने बिल्डर को अगर ये नहीं बोला या रीडेवलपमेंट करते वक्त आपने ये पर्टिकुलर चीज़ को उनके कमिटी के सामने नहीं रखा, तो अगर आपके पास बड़ी साइज़ की गाड़ी है फॉर्च्यूनर और अगर आपको उन्होंने टिका दिया छोटे साइज़ का स्लॉट जिसमें सिर्फ मारुति आ सकती है, तो वो वीडियो में हमने फिजिकली भी दिखाया है कि आधी आपकी गाड़ी जो है वो आपके जो पार्किंग जो है उसके बाहर आ रही है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक और अलग से हमने उसका यूट्यूब में वीडियो बनाया है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि अक्सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आप देखेंगे कि आपके जो पार्किंग है, चाहे बेसमेंट में हो, चाहे स्टिल में हो, चाहे पोडियम में हो, लोग आके गाड़ी अपनी सामने खड़े कर देते हैं, पीछे खड़े कर देते हैं। मेरे पास एक पर्टिकुलर केस आया था कि ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्टैक पार्किंग, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 9 बिल्डिंग्स आर देयर, 100 से ज़्यादा स्टैक पार्किंग थी। और जैसे कि संपत जी ने बताया, इट्स वेरी ट्रू कि उनका मेंटेनेंस, बिल्डर ने क्या किया, आपको जब अलॉटमेंट लेटर जब आपको दिया उसी वक्त आपको आपका स्लॉट बताया कि भाई आपकी पार्किंग कहाँ पे है। उस वक्त भी आपको ये नहीं बताया कि क्या साइज़ की पार्किंग है, वेदर इट विल बी एबल टू बेयर द वेट ऑफ योर बिग कार और नॉट। तो वो चीज़ को लेके ये पर्टिकुलर सोसाइटी में प्रॉब्लम ये था कि कोई भी स्टैक पार्किंग काम नहीं कर रहा था। इट वॉज अ 3 लेवल स्टैक पार्किंग। अब क्या हो जाता है, सोसाइटी कहती है कि इंडिविजुअल मेंबर्स मेंटेन करेंगे, इंडिविजुअल मेंबर्स कहते हैं कि सोसाइटी करेंगे। इस झगड़े में मामला आगे बढ़ता नहीं है, रिपेयर होता नहीं है, और वो जो 100 गाड़ियाँ हैं वो आके फिर आपके गाड़ी के सामने खड़े कर देते हैं, कहीं पर भी खड़ी कर देते हैं, एंड दिस इज बिकमिंग अ वेरी न्यूसेंस वैल्यू। अब क्या हो जाता है, अब फेडरेशन के पास आप जाओगे तो वो कहेंगे कि भाई ये हमारा काम नहीं है। आप मैनेजिंग कमेटी को बोलते हैं तो मैनेजिंग कमेटी कहती है कि फेडरेशन को करो, हालांकि इट इज़ द वर्क ऑफ द फेडरेशन टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि दीज आर कमिंग अंडर कॉमन एरिया। तो जितने भी स्टैक पार्किंग है वो कॉमन एरिया में और फेडरेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब फेडरेशन ने हाथ उठा दिया, मैनेजिंग कमेटी ने हाथ उठा दिया। जो लोग के सामने गाड़ी आगे पीछे खड़ी रहती हैं, जब वो मेंबर को रात को 2 बजे अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें, उनको 2 घंटे लग जाते हैं। भाई 700 फ्लैट थे, अब वो 700 फ्लैट में वो स्टिकर में किसका ये पार्किंग है, किसकी गाड़ी है, वो पता नहीं चलता है। तो व्हाट दे डू इज़ 2 घंटे अपने बर्बाद हो जाते हैं, और दे हैव टू टेक अ कैब एंड दे हैव टू गो टू वॉट एवर एमरजेंसी जो है, हॉस्पिटल बोलिए, कोई भी बोलिए। पुलिस के पास अब जाते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं, दिस अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपना देख लो। तो ऐसे सूरत में आप 2 चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी एक दो जगह किया। आई फाइल्ड ए कंप्लेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड ट्रेसपासिंग। क्यों? क्योंकि जो आगे और पीछे जो गाड़ी थी वो आपका एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट आपका ब्लॉक करके रखे हुए। तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स बड़ी है, अगर आपने एक कंप्लेन भी कर दिया किसी एक मेंबर के, मैं आपको बताऊं सब लाइन पे आ जाएंगे। हमारे केस में कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं हुई, वो जिसकी गाड़ी थी वो हाथ पैर जोड़ के घर पे आया और माफ़ी मांगा, और उसके बाद से उन्होंने कभी वो जगह में लगाई नहीं हमारी गाड़ी के सामने। तो यू हैव टू टेक सम डिसाइसिव अप्रोच एंड यू हैव टू बी, क्या है, पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो पुलिस वाले बोलेंगे ये हमारा काम नहीं, आप जाइए। देन यू हैव टू से कि भाई यू फाइल अ कंप्लेन अंडर सो एंड सो सेक्शन फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड फॉर ट्रेसपासिंग,
एंड देन थिंग्स विल गो एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ जी, नहीं, टू द पुलिस स्टेशन, यस। नहीं, देखिए कैसा होता है कि आप जब एक लेटर ड्राफ्ट करके प्रॉपर एक कंप्लेन, फॉर्मल कंप्लेन ड्राफ्ट करके जाते हैं, एंड व्हेन यू मेंशन दो सेक्शंस, तो वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर कार ओनर को, वो सिक्योरिटी का जो सुपरवाइज़र है उनको, मैनेजिंग कमेटी लोगों को, सबको बुलाते हैं और आपका मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। मैम नहीं, अभी तो क्या नया एक्ट आया है, तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। we'll have a round for questions after हाँ, he finishes. ओके, यू हैव एन, आई टेल यू कि सेक्शन 54(1) में भी आप मतलब जा सकते, अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आपका नहीं लिया जा रहा है 54(1) में जा सकते हैं, 54(3) में जा सकते हैं, टू द DCP, आप समझे। और आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रेमेडीज, देन यू मेक अ प्राइवेट कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो वहाँ पे फिर आफ्टर यू फॉलो दीज प्रोसीजर्स, यू कैन फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट इन दी कोर्ट, एंड फिर उसका जो भी समाधान होगा वो आपको मिलेगा। Ma'am, we'll take questions after. We'll be Please taking don't interrupt. question answers later. आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी आप रीडेवलपमेंट बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्डर के थ्रू बिल्डिंग बनाई गई हो, नॉट नेसेसरली रीडेवलपमेंट हो, न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो, तो देयर इज अ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, अब क्या हो जाता है, हमने ऐसा एक सोसाइटी में देखा है जिनमें, जैसा मैंने आपको बताया, 7 बिल्डिंग्स थे, उनके आपस में ही कुछ मतभेद थे। अक्सर बिल्डर क्या करता है, मैनेजिंग कमिटी के चंद लोगों को वो अपने गिरफ्त में ले लेता है, कुछ इंसेंटिव देके या कुछ लालच देके। तो क्या हो जाता है कि एक यूनानिमस डिसीजन नहीं होता है, तो इसमें मेंबर लोग का नुकसान होता है। अब डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इज 5 years, तो विद इन दोज 5 years अगर कोई भी चीज़ होती है तो द बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू रेक्टिफाई दोज डिफेक्ट्स। तो इसके लिए आपको कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, आप समझे। यू कैन फाइल अ सिविल केस, यू कैन फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द बिल्डर, एंड यू कैन ऑल्सो अप्रोच द कंज्यूमर कमीशन फॉर दैट मैटर। जहाँ तक डिफॉल्टर्स की बात है, लोग हमेशा AGM में या SGM में चिल्लाते हैं कि अरे भाई आप अपना डिफ़ॉल्टर के लिस्ट आप डिस्प्ले क्यों नहीं किए, ये क्यों नहीं किए, झगड़े करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक मैनेजिंग कमेटी एक सही अप्रोच नहीं लेती, एक सही जैसे कि उनको एक नोटिस इशू करना है टू द डिफ़ॉल्टर अंडर सेक्शन, प्रीवियसली इट वाज 101 and now it is I think so 154(1)(b और समथिंग। तो आपको उनको नोटिस देना होता है, वो मेंबर को, आपको 15 दिन के बाद सेकेंड नोटिस देना होता है, एंड देन मतलब यानी इट बिकम्स ऑफिशियल कि भाई ही इज़ अ डिफ़ॉल्टर। तो जब तक वो डिफ़ॉल्टर नहीं डिक्लेयर होता है तब तक यू कैन नॉट पुट इट इन द नोटिस बोर्ड। ये चीज़ मैंडेटरी है कि भाई डिफ़ॉल्टर्स का जो लिस्ट है, आप वो जो AGM का जो नोटिस आप जब इशू करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उसमें आप अटैच कर सकते हैं द मैनेजिंग कमिटी। आई हैव ऑलवेज सीन, मैं समझता हूँ 95% ऑफ द पीपल इन बॉम्बे और इन द इंटायर कंट्री, जब आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, या आप किसी रीसेल में खरीदते हैं या आप किसी बिल्डर से खरीदते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है हर एरिया में एक लाइजोनिंग ऑफिस बने हुए हैं। वो स्टेट एजेंट्स जो होते हैं, चाहे वो किसी को बैठा के रखते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि वो छोटे मोटे चीज़ जो हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरना या ट्रांसफ़र सेट, उनके पास सॉफ्ट कॉपीज़ रहते हैं, लीव एंड लाइसेंस के सॉफ्ट कॉपीज़ रहते हैं, सेल डीड के सॉफ्ट कॉपीज़ रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप
फ्लैट बेचते हो तो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ द इंटायर ओनस इज ऑन द परचेसर। आपको सिर्फ जाके रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको साइन करना होता है। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि जब भी आप फ्लैट बेचो तो आप अपने तरफ से एक वकील रखो। क्या होता है कि जब ये लाइजनिंग ऑफिस से आप अगर अप्रोच करते हैं तो चाहे वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो, चाहे सेल डीड हो, 200-400 में वो आपको बना के दे देते हैं और आपका नाम, परचेसर का नाम और उसका एड्रेस चेंज किया और आपको जो एग्रीमेंट है आपके हाथ में थमा दिया फॉर फर्दर स्टैम्प ड्यूटी भरने का और रजिस्ट्रेशन करने का। बट क्या हो जाता है कि एवरी प्रॉपर्टी हैज़ गॉट इट्स ओन हिस्ट्री और दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। आप समझे? और इसलिए भी मैं कहता हूं कि आप 2 पैसा खर्चा करके आप वकील अपने एज अ सेलर आप वकील को रखिए, ताकि अगर वो जो सेलर अगर कोई एग्रीमेंट बनाता है या अगर आप बिल्डर ने कोई आपको तो अच्छी तरह मालूम है देयर आर वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट्स जहाँ पे बिल्डर का एग्रीमेंट को वन साइडेड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया गया है और इट इज़ टोटली अगेंस्ट द परचेसर। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप अपना वकील रखेंगे ही विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट के विच पर्टिकुलर क्लॉज इज गोइंग अगेंस्ट यू एंड विच नीड्स टू बी चेंज। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप 2-5 हज़ार रुपया खर्चा करके 10,000 रुपया खर्चा करके आप अपना वकील रखिए वाइल यू आर सेलिंग द फ्लैट। सब लेटिंग की अगर बात करें हम तो आप ये समझ लीजिए सोसाइटी हैज़ गॉट एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी अलोन। क्या हो जाता है, ये जो इंटरव्यू का जो तरीका है या जो लाइसेंसी आते हैं तो उनका शिफ्टिंग चार्जेस है, दीज आर ऑल इलीगल और देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर दैट। तो कहने का मतलब ये है व्हेन द सोसाइटी कम्स इनटू प्लेस इज व्हेन देयर इज़ एनी इलीगैलिटी देयर, चाहे ड्रग्स का हो, प्रोस्टिट्यूशन का हो या एनी न्यूसेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड, दैट इज व्हेन द मैनेजिंग कमिटी कम्स इनटू द पिक्चर, नॉट अदरवाइज। हमने बहुत बार देखा है कि इंटरव्यू करते वक्त वो ये पूछते हैं कि भाई आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आपका सैलरी स्लिप बताओ, आपका बैंक स्टेटमेंट बताओ। दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो अथॉरिटी। तो ऐसे सिचुएशन में हमने 10 जगह ऐसा किया है, सिंपली डायल 100 नंबर, वो आएंगे और वो आपको एंट्री दिलवा के रहेंगे। अगर जैसे कि जो न्यूसेंस वैल्यू है कि प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है या अल्कोहल पी रहे हैं या कुछ भी ऐसा इलीगल कर रहे हैं, देन डेफिनेटली द मैनेजिंग कमिटी शुड स्टेप इन एंड टेक द राइट स्टेप्स फॉर वट एवर रीजन। अक्सर हमने देखा है सोसाइटी में देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड डॉग्स। वी मोस्ट यू सी ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। आई एम ऑल्सो आई एम अ एनिमल लवर, आई हैव अ पर्शियन कैट इन माई हाउस। बट क्या हो जाता है कि देर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द मेंबर हु इज कीपिंग दीज पेट्स। जैसे कि अब्रॉड में कैसा है कि अगर वो वॉक के लिए लेके जा रहे हैं तो वो दे कैरी अ स्टिक, वो पू करते हैं तो उसको उठा लेना। तो दीज आर सर्टन सिविक सेंस दैट मेंबर्स नीड टू इनकलकेट। आप सोसाइटी के अंदर आप सोसाइटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाएं जहाँ पे डॉग फीड करने के लिए लोग वहाँ पे अगर खाना खिलाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ काइंड जेस्चर और दे कैन डू दैट। बट इन दोज डेजिग्नेटेड एरिया, अभी आप क्या करते हो, मेंबर्स लोग सब जगह खिलाते हैं और खिलाते हैं तो उसका जो लेफ्ट ओवर रहता है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो हाउस कीपिंग के लिए एडिशनल बर्डन। सेकेंड चीज़, डॉग्स क्या करते हैं,
वो बच्चों को काटते हैं, वो किसी को भी काटते हैं जो भी पास वहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो वी मेंबर्स ऑल्सो नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एज फार एज द BMC इज कंसर्न। देर इज नो प्रोविजन के इसमें कोई दखल दे। BMC का सिर्फ काम ये है, पिकअप द एनिमल, द डॉग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, स्टेरिलाइज इट एंड लीव इट बैक इन दैट पर्टिकुलर एरिया इटसेल्फ। अगर वो बिल्डिंग बोलिए, एरिया बोलिए, वहाँ पर उनको उस तरीके से करना है। मैंने देखा है कि पीपल हैव कम टू ब्लोज, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी हुआ, फाइल हुआ, FIR दर्ज हुए। तो ये नौबत नहीं आए तो मेंबर हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, आज के तारीख में अनफॉर्चुनेटली देर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सेफ गार्ड। आपको मालूम है हाई कोर्ट्स के सेवरल जजमेंट्स हैं कि एनिमल्स को आप सोसाइटी के लिफ्ट के अंदर डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप समबडी टेकिंग देयर पेट इन द लिफ्ट। तो वो भी सारे जजमेंट्स हाई कोर्ट ने दिए हुए हैं। व्हाट वी नीड टू हैव इज अ न्यू लेजिस्लेशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब यानी इस एक्ट को अगर अमेंड करना है या नए प्रोविजन इसमें डालने हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन ऑल द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अक्रॉस द कंट्री, और इसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं। जहाँ तक रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात आती है, जैसे संपत जी बता रहे थे, मेरा मानना ये है, आई ऑलवेज एडवाइज पीपल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप अपने 3 दोस्तों के साथ जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, आपके जेब में 10,000 रुपये हैं, सेकेंड पर्सन के जेब में 5,000 है और थर्ड पर्सन के जेब में 2,000 रुपये हैं। ठीक है, चलो आपने डिसाइड किया कि भाई हम डच कर लेंगे। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ऑर्डर करने बैठते हैं तो यू नो कि आपके पॉकेट में पैसे हैं और कितने पैसे हैं आपको मालूम है, तो आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर हम देखें कि आपको मालूम है कि आपके जेब में कुछ नहीं है, यू डोंट नो 1 रुपया है या 10,000 रुपये हैं, और अगर ऐसी स्थिति में अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यू विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल और आप हिचकिचाएंगे कि आप ऑर्डर कैसे करें, उसका टैरिफ कितना है, चार्जेस कितना है। तो सिमिलरली जब आप देखिए, आज रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट में हु आर द पीपल? द PMC इज देयर, द मैनेजिंग कमिटी इज देयर, द आर्किटेक्ट इज देयर, द लॉयर इज देयर, एंड ये सारे लोग का एक साठगांठ होता है, दे वर्क एज अ टीम। तो ऐसा है ना कि ये उनके फॉल्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, वो इनके फॉल्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आई ऑलवेज एडवाइज, बिफोर यू अपॉइंट अ PMC, you appoint an independent architect from the society, और independent architect को अपॉइंट करके you take the feasibility report and you take the financial report। तो आपको क्या होगा, feasibility report में वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि भाई width of the road कितना है, 90 फीट है, 60 फीट है, जो भी है। ठीक है, आपके एग्जिस्टिंग प्लॉट एरिया कितना है, आपके पास FSI कितना है, आपने FSI कितना यूज़ किया है, आपका ये जो TDR है कितना लोड करना है, कितना आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। तो ये सारे चीज़ें वी ऑलवेज प्रेफर कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट में ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज एक बड़े स्ट्रक्चर के बाद आपके पास ज़्यादा एरिया मिलता है फॉर अदर अमेनिटीज़। तो क्या है कि जब आप इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट को करके आपने अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाला तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपके जेब में क्या है। अब क्या हो जाता है,
हम अक्सर जो डेवलपर है उनको हम बोलते हैं कि भाई आप कितना हमें एक्स्ट्रा एरिया दोगे, उसकी औकात नहीं है कि वो आपको एक्स्ट्रा एरिया दे, बिकॉज कन्वेंस विल बी इन द सोसाइटीज नेम, द सोसाइटी इज ओनर ऑफ द प्लॉट। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, अगर समझो अंधेरी एरिया का लें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। आगे जाते हैं तो वो कम है, बांद्रा में इट शुड बी अबाउट 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जब बिल्डर अपना बोर्ड लगाता है आफ्टर रजिस्टरिंग विथ रेरा, जब वो बोर्ड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 3,500 रुपया पर स्क्वायर फुट हो और अगर आप अगर 10 फ्लैट अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जब आपको एक ही फ्लैट के अंदर आपको बुकिंग अमाउंट से ही आपके 10 फ्लैट बन जाएंगे। यानी इफ़ यू हैव द अमाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 फ्लैट, उसके कॉन्ट्रास्ट में आप 9 और फ्लैट बना सकते हो। तो इन दैट केस आपको मतलब यानी बिल्डर कुछ नहीं दे रहा है, यू कैन डिमांड कि ये हमारा एरिया है, इतना हमारे पास FSI बचा हुआ है, इतना हम TDR लोड कर सकते हैं, अभी आपको इतने फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करना है, आपका कॉस्ट क्या होगा। रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट में कैसा होता है, परेशानी तो दोनों में है। जो एफर्ट्स हैं, आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके कंधे पे आने वाली है। यू विल हैव टू अपॉइंट ऑल प्रोफेशनल्स। PMC आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, आर्किटेक्ट आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, लॉयर करना पड़ेगा, और आपको ये रीडेवलपमेंट कमेटी है वो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपने फ्लैट विकेट कर दिया तो आप भूल गए, ये आपकी ज़िंदगी की पूरी पूंजी है जो आपने अपने फ्लैट में लगाया है। सो इट इज़ यू who need to take the responsibility to monitor all that। तो मंथली बेसिस पे आप जो रीडेवलपमेंट कमेटी है उसके पीछे पड़ सकते हैं और उनसे मतलब अपडेट ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये PMC और ये सारी चीज़ें हैं, जब आपके पास सारे डिटेल्स आपके पास हो गए कि सेल कंपोनेंट कितना है। अच्छा, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो सेल कंपोनेंट है उसका सारा पैसा सोसाइटी को आता है, और जो रीडेवलपमेंट का जो सेल कंपोनेंट है दैट गोज टू द डेवलपर और द बिल्डर। तो परेशानी कैसा है, रीडेवलपमेंट बोलिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलिए, टीम तो वही रहेगी, मगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम ये मानते हैं, आई मीन देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट मेंबर्स को उसमें फ़ायदा हो सकता है। उसमें कैसा है कि आप क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द बेस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं कि अगर हम थोड़ा कम एरिया लेते हैं तो हम ये मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अगर बैंक की बात भी अगर करें तो बहुत सारी जगह बैंक से लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, जब आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो द कमिटी कैन ऑफर यू एक्स्ट्रा फ्लैट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, कि भाई आपको 25% कम में हम फ्लैट दे रहे हैं, एडिशनल फ्लैट आपको लेना है या आपके रिश्तेदार को लेना है तो यू कैन गो इन फॉर इट। मैनी प्लेसेस 30% भी देते हैं, और वो 30% डिस्काउंट के बाद भी यू डोंट हैव टू पे द एंटायर अमाउंट, यू हैव द ऑप्शन। आप बोल सकते हैं कि भाई मैं 10% अभी दे देता हूँ बुकिंग, और मैं बाद में स्लैब वाइज जैसा है हम देंगे। तो वो जो इनिशियल जो अमाउंट आता है, अगर 10 लोग ने मिलके अगर वो इनिशियल अमाउंट दे दिए तो एक फ्लैट के बजाय आप 10 फ्लैट बना दोगे, तो आपको बैंक से लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। PMC काम करेगी, रीडेवलपमेंट कमिटी को ये देखना है, अपना ये कमिटी को देखना है कि भाई वो एक छोटा सा कैबिन अपना बनाए जहाँ पे प्लॉट रीडेवलप्ड हो रहा है,
और ऑन अ डेली बेसिस चेक रखें. दे शुड कीप देयर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट. थोड़े पैसे जाएंगे मगर these are all the safeguard that members can have from their side, because you cannot depend upon the PMC, the managing committee or architect or engineers. So I feel that you need to think logically, you need to do research. आप अपने आप को आपके फ़ायदे के लिए you take necessary steps so that you are safeguarded to the ultimate. Thank you so much.